वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन करेंगे डेल्टा लिमिटेड, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बेसिकली स्टैंडर्ड की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 3 पर बेस करता है। और इसके अंदर हमने जो एक मेन चेंज लिया है वो ये लिया है कि इसमें टैक्स का इफेक्ट एक्सक्लूड किया हुआ है। सो ड्यूरिंग 2012 डेल्टा कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पॉलिसी का चेंज है, ये क्लियर हो गया। So as to apply much more fully a component approach whilst at the same time adopting the revaluation model। तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं और कंपोनेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले जो ये अपने एसेट्स हैं उनको कंप्लीट एसेट को एक लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट करते होंगे और अब हर कंपोनेंट को सेपरेट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक तरीके ये है कि एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन तो अलग अलग ही कैलकुलेट होती है, लेकिन उसकी आप जो कैलकुलेशन में उसको जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर प्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा भी ये होता है कि आप उसके इंजन को, उसके एयरफ्रेम को और उसके इंटीरियर को जो है वो कंपोनेंट वाइज अलग अलग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। In the years before 2012, Delta assets records were not sufficiently detailed to apply a components approach fully। तो जो पहले रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है उसमें कंपोनेंट वाइज अप्रोच फॉलो नहीं की जा सकती थी। At the end of 2011, Management commissioned an engineering survey which provided information on components held and their fair values, useful life, estimated residual value and descriptive amounts at the beginning of 2012। तो एक सर्वे करवाया गया और उसमें फर्स्ट टाइम कंपोनेंट वाइज जो डिटेल, फेयर वैल्यू और सारी चीज़ें मालूम की गई हैं। However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of those components that had not previously been accounted for separately, and the existing records before the survey did not permit this information to be reconstructed। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रायर पीरियड के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो थर्ड पैराग्राफ क्या है, कहता है कि Delta's management considered how to account for each of the two aspects of the accounting change. They determined that it was not practicable to account for the change to a fuller component approach retrospectively or to account for that change prospectively from an earlier date when the start of 2012। Also the change from cost model to revaluation model is required to be accounted for prospectively। तो इसके अंदर बेसिकली जो इम्प्लीकेशंस हैं इस सारे प्रोसेस की वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी कि एक तो जब हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करते हैं तो फिर तो ये रूल IS8 का अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर IS16 का रूल अप्लाई होता है और IS16 के मुताबिक तो ये प्रोस्पेक्टिवली ही करना होता है जो रिवैल्यूएशन मॉडल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट वाइज पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करना तो वैसे ही प्रोस्पेक्टिवली है और कंपोनेंट वाइज जो है शिफ्ट करना वो हमारे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कि हम उसे रिट्रोस्पेक्टिवली कर सकें, इसलिए उसको भी प्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा। सो रिवैल्यूएशन मॉडल होता ही प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई है और इम्प्रैक्टिकेबल होने की वजह से हम कंपोनेंट अप्रोच को भी प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। Therefore, management concluded that it should apply Delta's new policy prospectively from the start of 2012। तो हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें यह बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू क्या है, ये एंड ऑफ 2011 पर है, यानी ये हमारे लिए 2012 की स्टार्टिंग फिगर है। प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2012 ओल्ड बेसिस, यानी अगर ओल्ड बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती तो वो 1500 की होती। तो रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे में ये है कि अब जो रिवाइज वैल्यूएशन है वो 17,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 3000 है और एवरेज रिमेनिंग लाइफ जो है वो 7 ईयर्स है। तो हम जब अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो इस रिवाइज्ड वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट्स पर करेंगे। सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट्स विद न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज, कि नया डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा और डिस्क्लोजर नोट बनाना है। तो टिपिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हम देखते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के होते हैं। यहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के लिए सेम चीज़ों को देखेंगे। तो स्टेप वाइज इसका आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। तो हम एंटिटी का नाम लिखेंगे डेल्टा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 तो उसमें
हमें जो चीज़ प्रेजेंट करनी है वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें रिवाइज्ड वैल्यूज लेनी होंगी। तो 17,000, 3,000 की रेजिडुअल वैल्यू और 7 ईयर्स की लाइफ। बेस्ड ऑन दिस 2,000 की डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी। अब हम बात करते हैं कि नोट्स में हमें क्या प्रेजेंट करना होगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 हम जो नोट्स बनाएंगे उसमें प्रोस्पेक्टिव चेंज के एंगल से हमें सबसे पहले तो बताना है नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये चेंज तो हमें तब भी बताना होता है जब रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आ रहा हो, और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव आ रहा है तब भी बताना है। तो हम नेचर बता देते हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2012 डेल्टा चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट so as to apply much more fully component approach whilst at the same time adopting the revaluation model। तो ये क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि क्या चेंज कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हम बता देंगे। फिर क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी दो सूरतों में चेंज करते हैं, जब कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर करे या फिर वॉलंटरी चेंज। यहाँ पर हम खुद चेंज कर रहे हैं तो हम रीज़न बताएंगे कि क्यों न्यू पॉलिसी जो है वो रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रही है, कंपैरेटिवली बेटर इन्फॉर्मेशन कैसे दे रही है। तो उस पर पॉइंट ये आएगा कि मैनेजमेंट टेक्स द व्यू दैट दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमने क्यों नहीं की, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है, जो हमें जो हमारी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है वो तो यही है कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए, लेकिन हमने रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? This policy has been applied prospectively from the start of 2012 because it was not practicable to estimate the effect of applying the policy either retrospectively or prospectively from any earlier date, यानी किसी भी पास्ट की डेट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर हम बताएंगे कि लाइन आइटम वाइज हमारी एडजस्टमेंट्स क्या हैं फॉर पीरियड्स नॉट प्रेजेंटेड एंड पीरियड्स प्रेजेंटेड। तो बेसिकली जो पीरियड्स हमने प्रेजेंट किए हैं वो तो हम शो कर देंगे, जैसे करंट ईयर है, लेकिन हम पास्ट पीरियड्स में तो जब अप्लाई ही नहीं कर रहे तो प्रायर ईयर्स के ऊपर तो हम कोई इफेक्ट अगर मालूम कर सकते होते तो वहां पर अप्लाई भी कर देते। तो पास्ट ईयर्स का फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे पास नहीं है, तो एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रायर ईयर्स पर, वो ड्यू टू इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हम उसको डिटरमिन नहीं कर सके तो इस वजह से शो नहीं कर रहे। अब जहां तक बात है कि करंट ईयर में इफेक्ट क्या है, तो वो हम बता सकते हैं। करंट ईयर में एक इफेक्ट तो ये है कि रिवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो एसेट है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा ये अगर आप नोटिस करें तो 11,000 पर शो हो रहा था और अब 17,000 पर चला गया। तो जो इजाफा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ओपनिंग टाइम पर वो हुआ है 17,000 माइनस 11,000, 6,000 का। और सेम अमाउंट से ऑब्वियसली हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग टाइम पर इंक्रीज हुआ होगा जब हमने ये पॉलिसी चेंज की। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस में अब हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है दैट इज 2,000, और जो हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे दैट वाज 1,500। तो 2,000 और 1,500 का जो डिफरेंस है वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इंक्रीज है, दैट इज ऑफ ₹500। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और उसके अलावा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की और फाइनेंशियल इफेक्ट की, वो जिस हद तक पॉसिबल हो उनको हमने देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।